धरती पर कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां कदम रखते ही लगता है जैसे समय अचानक धीमा पड़ गया हो, जहां हवा में एक अजीब सी खामोशी तैरती है और रास्ते ऐसे मुड़ते हैं मानो किसी अनदेखी कहानी की ओर बुला रहे हों। यहाँ जिंदगी धीमी है पर गहरी, इतनी गहरी कि पत्थर तक याद रखते हैं कि सदियों पहले किसने उन्हें छुआ था। दूर दूर फैले पहाड़, पुराने घरों की लकड़ी की महक, सुबह की धुंध में छिपी परछाइयां, सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति बनाते हैं जो शब्दों से ज्यादा महसूस होती है। इन जगहों में कोई तेजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बस एक सौम्य सा सत्य है कि दुनिया अब भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी शुरुआत में थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, उचिसार, ज्वालामुखी की दीवारों में खोदी गई बहुस्तरीय भूमिगत सभ्यता। उचिसार एक ऐसा किला जो दूर से दिखता है तो लगता है मानो धरती ने खुद पत्थर को पकड़कर आसमान की ओर उछाल दिया हो, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं एहसास होता है कि यह चट्टान सिर्फ चट्टान नहीं बल्कि एक पूरा जीवित शहर है, पत्थर में सांस लेता हुआ, दीवारों में यादें दबाए हुए और सुरंगों के भीतर ऐसे रहस्य छुपाए हुए जिनका जवाब आज तक कोई पूरी तरह नहीं दे पाया। कप्पादोकिया की नरम टोबा चट्टानें लाखों साल पुराने ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी, लेकिन यह मनुष्यों का साहस था जिसने इन्हें घरों, सुरंगों, गुफाओं, किले, तहखानों और आश्रयों में बदला। उचिसार के 60 मीटर ऊंचे प्राकृतिक स्तंभ को जब आप नीचे से देखते हैं तो उसकी हर परत में इतिहास की धड़कन महसूस होती है, मानो हर दरार, हर कटाव, हर सुराख के पीछे किसी सभ्यता की आवाज फंसी हो। हित्तियाय, फिर फरगीय, फिर फारसी, फिर रोमन और फिर बीजांटिन, हर किसी ने इस पत्थर को अपने डर और अपनी जरूरत के हिसाब से तराशा। यही वजह है कि उचिसार किसी एक राजा या एक काल का स्मारक नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास का पत्थर में लिखा हुआ दस्तावेज है। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक आपकी हड्डियों में उतर जाती है। यह सिर्फ मौसम का असर नहीं बल्कि पत्थर की वह प्राकृतिक ठंड है जिसने कभी यहां रहने वालों की जिंदगी बचाई थी। गर्मियों में जब बाहर तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचता था तब इन गुफाओं के अंदर इतनी ठंडक जमा हो जाती थी कि दीवारें पसीना छोड़ने लगती थीं। बूंद बूंद गिरती यह नमी सिर्फ संयोग नहीं बल्कि उस प्राकृतिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हिस्सा थी जिसे हजारों साल पहले लोग बिना किसी मशीन के समझ चुके थे। इसी ठंडक में महीनों तक अनाज, चीज और अंगूर का रस सुरक्षित रखा जाता था। नीचे की सुरंगों में अंधेरा इतना घना है कि आप अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने हिलाएं तो भी दिखता नहीं, लेकिन इन्हीं अंधेरी सुरंगों ने तमाम युद्धों, आक्रमणों और साम्राज्यों के उतार चढ़ाव में यहां रहने वालों की जान बचाई। जब ऊपर की दुनिया जल रही होती थी तब ये लोग धरती की आंच से नहीं बल्कि पत्थर की गोद में छिपकर जिंदा रहते थे। ऊपर की ओर बढ़ते ही रास्ते संकरे होते जाते हैं। कई जगहों पर सीढ़ियां इतनी संकरी हैं कि आपके कंधे दीवारों से रगड़ खाते हुए गुजरते हैं। हवा ऊपर जाते जाते हल्की हो जाती है और अचानक एक ऐसी जगह खुलती है जहां से पूरा कप्पादोकिया आपके पैरों के नीचे फैला दिखता है। सूर्योदय के समय यह दृश्य दुनिया के किसी भी चमत्कार से कम नहीं लगता। 127 गुब्बारों का एक साथ आकाश की ओर उठना, उनके नीचे फैली परियों की चिमनियों की परछाइयां, हवा में बहती हल्की राख जैसी धूल और चट्टानों पर पड़ती सुनहरी रोशनी। उचिसार इन सब के बीच खड़ा रहता है, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, बिल्कुल उसी तरह जैसा सदियों पहले था। आज यह जगह दुनिया भर से लोगों को बुलाती है, लेकिन पत्थर की दीवारों में अब भी वही खामोशी गूंजती है जो तब गूंजती थी जब लोग यहाँ डर के कारण नहीं बल्कि जीवित रहने की आशा में सुरंगें खोदते थे। यही उचिसार की असली शक्ति है। यह सिर्फ किला नहीं, मनुष्य की जिजीविषा का पत्थर बना हुआ प्रमाण है कि हम जितना ऊपर घर बनाते हैं उतना ही गहरा डर हमारे भीतर छुपा रहता है, और शायद यही कारण है कि हमने पहाड़ों को भी घर बना लिया। नंबर 2, झार ट्यूनीशिया, रेगिस्तान को मात देता 600 साल पुराना कर्ण भंडारण किला।
झर, सहारा की गर्म सांसों के बीच बसाया गया एक ऐसा किला जो किसी सामान्य वास्तुकला का हिस्सा नहीं लगता। बाहरी दुनिया इसे अनाज भंडारण परिसर कहती है, लेकिन जो व्यक्ति इस चारदीवारी के बीच खड़ा होता है उसे पता चलता है कि झर असल में पूरा एक जीवित तंत्र था, रेत, तापमान, हवा और समय से लड़ता हुआ। इसकी 400 गौरफाएं यानी अनाज रखने की गुफानुमा कोशिकाएं इतनी सटीकता से बनाई गई हैं कि विज्ञान भी आज इनके तापमान संतुलन पर हैरान है। रेगिस्तान में जहां बाहर का तापमान 48 डिग्री तक उबलता है, वहीं इन कोशिकाओं के भीतर पूरे साल 19 डिग्री का स्थिर वातावरण कैसे बना रहता है, इसका कोई आधुनिक उपकरण जवाब नहीं दे पाता। हर गौरफा 2 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी। यह माप कोई संयोग नहीं। इतने आकार में हवा का प्रवाह बिल्कुल वैसा बनता है कि गर्मी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और नमी नियंत्रण में रहती है। दीवारें 80 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी और पत्थर की अग्निरोधी मिश्रित परतों से बनी, जो सूरज की लौ को बाहर ही रोक देती हैं। लेकिन झार का असली रहस्य सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य है। यह किला किसी राजा की शान के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों द्वारा बनाया गया था, ताकि वे अपने अनाज को लुटेरों और दुश्मनों से बचा सकें। सहारा क्षेत्र में उस समय भटकते कबीले अक्सर गांवों पर हमला कर अनाज लूट ले जाते थे। इसलिए वेर जनजाति ने एक चतुर उपाय निकाला, अनाज को जमीन से ऊपर बहुस्तरीय संरचना में सुरक्षित रखना। इससे न सिर्फ रक्षा आसान होती थी, बल्कि गर्म हवा की प्राकृतिक दिशा का फायदा लेते हुए वे भोजन को सालों तक सड़ने नहीं देते थे। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां आम लोगों ने वास्तुकला को हथियार बनाकर अपने अस्तित्व की सुरक्षा की। किले के भीतर चलते समय आपको एक डरावनी खामोशी सुनाई देती है। चारों तरफ मेहराबनुमा प्रवेश द्वार, बिल्कुल गोल गुफाएं और बीच में खुला आंगन, जहां कभी वेर किसान अनाज को तौलते, कीमतों पर बहस करते और आने वाले मौसम के लिए योजनाएं बनाते थे। आज भी जब हवा इस आंगन से गुजरती है तो लगभग 3 सेकंड का प्रतिध्वनि गूंज सुनाई देती है, इतनी साफ कि लगे कोई आपका नाम पुकार रहा हो। स्थानीय बुजुर्ग इसे झार की सांस कहते हैं और कहते हैं कि यह किला रेगिस्तान से बात करता है। चारों स्तरों की बाहरी सीढ़ियां पत्थर से बनी हैं। सीढ़ियां इतनी संकरी कि सिर्फ एक पैर सही जगह टिक पाए। इनका कोई रेलिंग नहीं। सदियों के उपयोग से ये सतहें इतनी चिकनी हो चुकी हैं कि जूतों की पकड़ भी फिसल जाए। वेर लोग नंगे पैर चढ़ते थे ताकि हथेली जैसी पकड़ रहे, क्योंकि रेगिस्तान की रेत जूते के तलों पर फिसलन पैदा कर देती है। आज के पर्यटकों को यह बात समझ तब आती है जब वे पहली बार रेत फिसली हुई सीढ़ी पर संतुलन खोते हैं। झार का एक और छुपा पहलू है उसका स्थान। इसे पहाड़ी ढलान पर बनाया गया ताकि किसी भी दिशा से आने वाले दुश्मन को ऊपर चढ़कर हमला करना पड़े, जिससे किला बचाव में कई गुना मजबूत बन जाता था। नीचे से देखना भी कठिन, चढ़ना भी कठिन और भीतर घुसना तो लगभग असंभव। सूरज ढलने पर जब सहारा की गर्मी धीरे धीरे ठंडे अंधेरे में बदलती है, तो यह किला किसी जीवित प्राणी की तरह रेत पर अपनी परछाइयां फैलाता है। अंदर की कोशिकाओं में गूंजती ठंडी हवा इतिहास की ऐसी फुसफुसाहट बन जाती है जो बताती है कि कभी साधारण लगने वाले लोग भी असाधारण इंजीनियर हो सकते हैं। और फिर आता है वह आधुनिक विडंबना। 1976 में जॉर्ज लुकास ने यहाँ टैटूइन के दृश्य फिल्माए। दुनिया भर के लोग अब इसे एक काल्पनिक ग्रह का हिस्सा समझते हैं, जबकि यह असल में उन लोगों की बुद्धिमत्ता का स्मारक है जिन्होंने बिजली, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों के बिना रेगिस्तान को मात देने का तरीका खोज लिया था। झार आज कैमरों का विषय है, लेकिन इसके पत्थरों पर अब भी उन हाथों के निशान महसूस किए जा सकते हैं जिन्होंने इसे अस्तित्व की लड़ाई में ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। नंबर 3, वारदजिया, पहाड़ के पेट में छिपा 13 मंजिला अदृश्य साम्राज्य। वारदजिया, वह नाम जिसे सुनकर लगता है जैसे किसी पौराणिक कथा का नगर हो, लेकिन यह जगह वास्तविक है। इतनी वास्तविक कि इसकी हर सुरंग, हर कटाव आपको मजबूर करता है यह सोचने पर कि इंसानों ने
आखिर कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता पहाड़ के भीतर छुपा दी। दक्षिणी जॉर्जिया की ज्वालामुखीय चट्टान में खोदी गई यह विशाल गुफा नगरी 1185 में रानी तामार के आदेश पर बनाई गई थी। उद्देश्य स्पष्ट था, एक ऐसा शहर बनाना जो दुश्मनों की नजर में दिखाई ही न दे, लेकिन भीतर से इतना संगठित हो कि हजारों लोग महीनों तक सुरक्षित रह सकें। पहाड़ी का सिर्फ बाहरी हिस्सा दिखाई देता है, पर असली जीवन तो उन 13 स्तरों में धड़कता था जो नीचे और आगे की ओर काले अंधकार में फैलते चले जाते हैं। वारदजिया में कुल 409 कमरे थे, रहने के लिए, भोजन भंडारण के लिए, हथियार रखने के लिए, घोड़ों के अस्तबल के लिए, और एक ऐसा भोजनालय जहां लगभग 600 लोग एक साथ बैठ सकते थे। यह सब किसी विशाल चट्टान में किसी प्राकृतिक गुफा ने नहीं दिया, बल्कि हर इंच मनुष्यों ने हथौड़े और छेनी से तराशा था। सबसे अद्भुत हिस्सा है इसका वेंटिलेशन सिस्टम। हर 30 मीटर पर हवा के उठने गिरने के लिए लंबवत छिद्र बनाए गए थे, ताकि निचले स्तरों में भी सांस लेने में कोई कठिनाई न हो। आज भी इन छिद्रों पर खड़े होकर जब हवा आपके चेहरे को छूती है तो लगता है जैसे यह शहर अभी भी जीवित हो। लेकिन वारदजिया का असली हृदय है डॉर्मिशन चर्च, पत्थर में ही उकेरा गया मंदिर, जिसकी दीवारों पर 800 साल पुराने चित्र आज भी ताजा दिखाई देते हैं। रानी तामार का फ्रेस्को, जिसका चेहरा समय और अंधकार के बावजूद अक्षुण्ण बचा है, इस पूरे शहर का आध्यात्मिक केंद्र था। इसी चर्च के आसपास रहने वाले परिवार, सैनिक, किसान, पुजारी और बच्चे इस पहाड़ी संसार को अपना घर कहते थे। और यह घर केवल गुफाओं का समूह नहीं था, यह एक सुव्यवस्थित भूमिगत साम्राज्य था जो दुश्मनों से छुपकर फिर भी पूरी तरह आत्मनिर्भर रह सकता था। पानी के लिए चट्टान के भीतर सुरंगों से ऐसे स्रोत लाए गए थे जो बाहरी नजरों से पूरी तरह छिपे रहे। यहां भोजन पकाने की धुआं निकासी प्रणाली भी ऐसी थी कि बाहर से किसी को पता ही न चले कि इस पहाड़ी के भीतर जीवन धड़क रहा है। लेकिन 1283 में आई विनाशकारी भूकंप ने एक ही पल में वारदजिया की पहचान बदल दी। पहाड़ का विशाल हिस्सा गिरकर नीचे समा गया और जो शहर सदियों से अदृश्य था, अचानक दुनिया के सामने खुल गया। 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया, कई सुरंगें ढह गईं और शहर की बाहरी दीवार चीरकर खुली चट्टान ने रहस्यों को उजागर कर दिया। इसके सिर्फ 2 साल बाद मंगोलों ने यहां हमला कर दिया। जो शहर पहले दुश्मनों से छुपा रहता था, वह अब एक टूटी हुई चट्टान की तरह खुला पड़ा था। आज जब आप इन सुरंगों से गुजरते हैं तो कई जगहों पर आपको सिर झुकाकर चलना पड़ता है। 60 मीटर औसत कद वाले मध्यकालीन जॉर्जियाई इन रास्तों पर सहज चलते होंगे, पर आधुनिक कद का कोई भी व्यक्ति यहां झुककर ही आगे बढ़ सकता है। सबसे निचले स्तर पर अंधेरा ऐसा है जैसे आंखें खुली हों या बंद, फर्क ही न पड़े। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही छेनी के निशान दिखाई देते हैं। मानव श्रम की ऐसी परतें जिन्हें देखकर लगता है कि हर पत्थर में किसी का जीवन समाया हुआ है। और जब आप सबसे ऊपर की छत पर पहुंचते हैं, जहां से पूरा घाटी प्रदेश बादलों के साथ तैरता हुआ दिखता है, तो समझ आता है कि लोग यहां क्यों आते थे। दुश्मनों से बचने नहीं, बल्कि अपनी पहचान बचाने के लिए। वारदजिया आज खंडहर है, पर इसकी चट्टानों में मनुष्य की जिद, मेहनत और अदम्य साहस अब भी उतनी ही जीवित है जितनी उस दिन थी जब पहला औजार इस पहाड़ी में धंसाया गया था। नंबर 4, सुमेला मठ। 300 मीटर सीधी चट्टान पर टंगा एक अदृश्य आध्यात्मिक संसार। सुमेला, यह नाम सुनते ही मन में किसी पौराणिक दुनिया की छवि उभर आती है, लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो महसूस होता है कि इंसानों ने कभी कभी ऐसी चीजें रची हैं जिन पर विश्वास करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ता है। तुर्की के पूर्वोत्तर हिस्से में पोंटिक पर्वतों की गहरी घाटी में छिपा यह मठ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह मानव साहस, इंजीनियरिंग और आध्यात्मिक जिद का सबसे असाधारण प्रमाण है। 300 मीटर ऊंची सीधी चट्टान के पेट में चिपका यह मठ दूर से देखकर लगता है जैसे पहाड़ ने खुद किसी रहस्य को अपनी सतह पर चिपका लिया हो।
पर असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप रास्ते पर कदम रखते हैं। कहानी शुरू होती है वर्ष 386 में, जब दो यूनानी भिक्षुओं बरनाबास और सोफ्रोनियस ने दावा किया कि उन्हें एक स्वप्न मिला जिसमें वर्जिन मैरी ने स्वयं उन्हें इस पर्वत पर बुलाया। दोनों भिक्षु न जानते थे कि रास्ता कहाँ है, न यह कि चट्टान पर चढ़ना संभव भी है या नहीं। परंतु विश्वास कभी नक्शे से नहीं चलता, वह दिशा भीतर के दीपक से लेता है। जब वे आखिरकार इस चट्टान के मध्य तक पहुंचे तो पाया कि एक प्राकृतिक गुफा है जहां से नीचे की घाटी बादलों के साथ खेलती हुई दिखाई देती थी। यही वह जगह बनी जहां उन्होंने पहला प्रार्थना गृह खोदा। धीरे धीरे यह छोटा सा प्रार्थना स्थल इतना विशाल और जटिल बन गया कि आज भी इंजीनियर यह समझ नहीं पाए हैं कि बिना आधुनिक उपकरणों के इसे कैसे बनाया गया होगा। इस मठ की सबसे अनोखी बात है उसका इनवार्ड लटकाव, यानी पहाड़ की सतह पर। यह मठ बाहर की ओर नहीं निकला, बल्कि चट्टान की दरारों और अंदरूनी सतहों में गहरा धंसा हुआ है। इसे एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा मिली, दुश्मन इस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। लोग आज भी मजाक में कहते हैं कि सुमेला बनाने वाले भिक्षुओं की नसों में हवा से ज्यादा पत्थर रहा होगा, परंतु सच्चाई यह है कि उन्होंने पहाड़ को शत्रु नहीं बल्कि सहयोगी माना। मठ के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति गूंजती है। घाटी की हवा यहाँ अलग लगती है। दीवारों पर 6वीं से 14वीं सदी तक के बनाए हुए 150 से अधिक धार्मिक भित्तिचित्र हैं। इनमें से कई इतने जीवंत हैं कि लगता है जैसे पात्र आपको देख रहे हों। कई रंग आज भी इतने ताजा हैं कि आधुनिक विज्ञान भी इनके संरक्षण रहस्य को नहीं समझ पाया। विशेषकर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट और दी 3 वाइज मैन दर्शाते हुए भित्तिचित्रों की चमक असंभव सी लगती है। सदियों के तूफानों, भूकंपों और युद्धों के बीच भी ये रंग फीके नहीं पड़े। और फिर आता है वह रास्ता जो सुमेला को वास्तव में सुमेला बनाता है, अंतिम आरोहण। यह 300 असमान पत्थर की सीढ़ियों का एक कठिन सफर है। बारिश के बाद ये सीढ़ियां ऐसी फिसलन भरी हो जाती हैं कि जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ जूते नहीं, दृढ़ संकल्प काम आता है। ऊपर चढ़ते हुए हवा पतली होती जाती है, सांसों की रफ्तार तेज होती है और हर मोड़ पर घाटी ऐसे खुलती है जैसे कोई अदृश्य हाथ पर्दा हटा रहा हो। जंगल की घनी हरियाली में बादल ऐसे तैरते हैं मानो आप धरती नहीं, किसी स्वप्न लोक की ओर जा रहे हों। मठ का पानी प्रणाली इस स्थान की सबसे अविश्वसनीय उपलब्धियों में से एक है। भिक्षुओं ने चट्टान में सीधे जलमार्ग काटकर दूर स्थित झरनों से शुद्ध पानी लाने का तरीका बनाया। यह पानी बिना किसी टंकी या पाइपलाइन के सीधा मठ के आंगन में स्थित पत्थर के फव्वारों में गिरता था। यह प्रणाली आज भी काम करती है और यही इसकी असल महानता है। बिना सीमेंट, बिना मशीन, बिना विज्ञान, सिर्फ इच्छा, पहाड़ की समझ और मानव बुद्धि। पर सुमेला की कहानी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, राजनीतिक भी है। 1923 में ग्रीक तुर्क आबादी के आदान प्रदान के दौरान यह मठ खाली हो गया। कई मूल्यवान हस्तलिपियां और आइकन भिक्षुओं ने रातों रात छुपाकर ग्रीस भेज दी। कुछ कलाकृतियां बाद में ट्रेवेजॉन संग्रहालय में पहुंचाई और कुछ आज भी यूरोप के निजी संग्रहों में बंद हैं। कई दशक तक यह मठ वीरान पड़ा रहा, मौसम की मार खाता रहा, यहां तक कि कई छतें गिर गईं। परंतु 2010 में लंबे इंतजार के बाद इसे पुनर्स्थापित किया गया और पुनः खोला गया। आज जब आप मठ की छत पर पहुंचकर घाटी को देखते हैं तो समझ आता है कि भिक्षुओं ने इस खतरनाक चट्टान को ही अपना घर क्यों चुना था। यहां नीचे दुनिया का शोर नहीं पहुंचता, हवा एकदम निर्मल है, पेड़ों की सरसराहट किसी प्राचीन गीत जैसी लगती है और हर दिशा में बादल ऐसे उभरते हैं जैसे किसी कलाकार ने आकाश पर कूची चला दी हो। शायद यही सच्ची आध्यात्मिक एकांतता है, जहां मनुष्य खुद को दुनिया से नहीं छुपाता बल्कि स्वयं को समझने की कोशिश करता है। पर सुमेला में सबसे असली अनुभव तब मिलता है जब शाम ढलती है। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे खोता है, पहाड़ की दीवारें सुनहरी होती जाती हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है, जंगल की नमी ऊपर उठकर चट्टान को छूती है
और घाटी में ऐसे स्वर गूंजते हैं जैसे पहाड़ खुद प्रार्थना कर रहा हो। उस क्षण सुमेला सिर्फ एक मठ नहीं रहता, वह एक जीवित पहाड़ बन जाता है जो 1000 वर्षों से अपनी आत्मा को संभाले खड़ा है। और यही वह जगह है जहां आप समझते हैं कि धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए नहीं बनते, वे मनुष्य के भीतर बसे भय, अकेलेपन और आशा को समझने के लिए बनते हैं। सुमेला मनुष्य का वह प्रयास है जहां उसने प्रकृति पर अधिकार नहीं जमाया, बल्कि उसे घर के रूप में अपनाया। एक ऐसा घर जिसे समय, मौसम और युद्ध तीनों ने आज जमाया, पर तोड़ नहीं पाए। नंबर 5, कौतुर, पहाड़ों की गोद में छिपा 2000 साल का अभेद्य पत्थर शहर। कौतुर, पहली नजर में यह एक साधारण तटीय शहर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी गलियों में कदम रखते हैं, पता चलता है कि यह जगह साधारण लोगों के लिए कभी बनी ही नहीं थी। एड्रियाटिक सागर के गहरे नीले पानी और खड़ी चट्टानों के बीच छिपा यह शहर 2000 से अधिक वर्षों से युद्धों, साम्राज्यों और प्रकृति की क्रूर चुनौतियों को मात देकर खड़ा है। इसकी दीवारें केवल दीवारें नहीं, वे उन सदियों की चुप गवाही हैं जब वेनेशियनों, ऑटोमैनों, ऑस्ट्रो हंगेरियनों, फ्रांसीसियों और युगोस्लाव सैनिकों ने इस छोटे से शहर पर अपना दावा ठोकने की कोशिश की। कौतुर का पुराना शहर ऐसा लगता है जैसे किसी मध्यकालीन किताब का पन्ना फाड़कर वास्तविक दुनिया में चिपका दिया गया हो। यहाँ की गलियां इतनी तंग हैं कि 2 लोगों का आमने सामने चलना भी मुश्किल हो जाए। पर यह सिर्फ वास्तुकला का दोष नहीं, यह एक रणनीति थी। 14वीं शताब्दी में वेनेशियनों ने इन्हें जानबूझकर भूल भुलैया जैसा बनाया ताकि दुश्मन सेना अंदर दाखिल हो तो रास्ता भटक जाए। संकरी गलियों में मोड़ इतने तेज हैं कि धूप भी आधे दिन तक अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। परिणाम, दुश्मन सैनिक दिशा भूल जाते और स्थानीय योद्धा उन्हें ऊंची खिड़कियों से घेर लेते। आज जब आप इन गलियों में चलते हैं तो हर मोड़ पर लगता है कि कोई नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। पत्थरों से निकलती सीलन की महक, बीजांटिन शैली की दीवारें, खिड़कियों से झांकती बेलें, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में कैद नहीं। लेकिन कौतुर का असली इम्तिहान उन 1350 पत्थर की सीढ़ियों पर है जो पुरानी शहर की दीवारों से निकलकर सीधे पहाड़ की चोटी पर स्थित किले ऑफ सेंट जॉन तक पहुंचती हैं। हर सीढ़ी एक अलग चुनौती है, कुछ घिसी हुई, कुछ तिरछी, कुछ इतनी ऊंची कि लगता है जैसे आप किसी नंगी चट्टान पर चढ़ रहे हों। सुबह 6:47 जैसे ही प्रवेश खुलता है, स्थानीय लोग कार्डियो करने यहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ, वही लोग जो चप्पलों में आपके पास से हवा की तरह निकल जाते हैं, जबकि आप स्पोर्ट्स शूज पहनकर भी हाफ रहे होते हैं। सीढ़ियों के बीच में 873वें पायदान पर चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ हेल्थ खड़ा है। 1518 में बनी एक छोटी सी पत्थर की इमारत जिसे प्लेग से बचने की उम्मीद में बनाया गया था। स्थानीय मान्यता है कि इस चर्च ने कई बार शहर को महामारी से बचाया, इसलिए लोग आज भी हर कठिन समय में यहां मोमबत्तियां जलाने आते हैं। किले की चोटी पर पहुंचते ही जो दृश्य सामने खुलता है वह किसी भी कल्पना से बड़ा है। कबहौतुर की खाड़ी, एक प्राकृतिक फियोर्ड जैसी आकृति, ऊंची पहाड़ियों के बीच हरे पानी की चमक के साथ फैली हुई दिखती है। पानी में पहाड़ों की लंबी परछाइयां पड़ती हैं और पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे समय यहीं थम गया हो। हवा यहां ऊपर एक अलग तरह की होती है, हल्की, नम और ऐसी जो आपको इस जगह की पुरानी कहानियों से जोड़ देती है। आप सोचते हैं कि एक छोटा सा शहर इतने बड़े साम्राज्यों का मुकाबला कैसे करता रहा? जवाब है भूगोल, रणनीति और मनुष्यों की अदम्य इच्छा। लेकिन आधुनिक समय की विडंबना यह है कि जो शहर कभी दुश्मनों से बचने के लिए बंद रहता था, वही आज लगभग 6 लाख पर्यटकों से भर जाता है। गर्मियों की सुबह जैसे ही पहला क्रूज जहाज खाड़ी में प्रवेश करता है, गलियां अचानक तंग हो जाती हैं, कैफे भर जाते हैं और वे शांत गलियां जिनमें रात को सिर्फ चर्च की घंटियों की आवाज गूंजती थी,
अब कैमरों की क्लिक और शोर से भर उठती हैं। यहाँ के प्रसिद्ध बिल्लियां, जो अब शहर का प्रतीक बन चुकी हैं, भीड़ से बचने के लिए घरों की छतों पर चढ़ जाती हैं। फिर भी कौतुर का जादू नहीं टूटता। शाम ढलते ही भीड़ कम हो जाती है, रास्तों पर पुरानी पत्थरों की चमक लौट आती है और समुद्र की हवा एक बार फिर प्राचीन दीवारों की खामोशी को छूने लगती है। यही वह पल है जब कबूतर अपना असली रूप दिखाता है। एक ऐसा शहर जिसने बाहरी दुनिया को आने दिया, लेकिन अपने इतिहास को कभी गिरने नहीं दिया। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।